नमस्कार बच्चों। दोस्तों, आज मेरी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा और उसका विकास। पूर्व की भांति पुनः आपका हार्दिक स्वागत है मेरे हिंदी वीडियो चैनल में, जिसका नाम है हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है हिंदी भाषा और उसका विकास। निस्संदेह हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते खास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हिंदी के ऐसे मौलिक तथ्यों की जानकारी भी आवश्यक है जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना जरूरी है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैंने आपके लिए आज हिंदी भाषा और उसके विकास प्रक्रिया को चुना है, ताकि ये विषय आप हिंदी के छात्र हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, स्कूली पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं, चाहे वे परीक्षाएं बैंकिंग की हो, रेलवे की हो, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो। इन तमाम परीक्षाओं में हिंदी विषय के रूप में ये जानना जरूरी है कि हिंदी भाषा और उसकी विकास प्रक्रिया क्या है। आखिर हिंदी का विकास किन चरणों में हुआ। दरअसल दोस्तों, हम हिंदी पढ़ते तो हैं, लेकिन हिंदी की विकास प्रक्रिया किन चरणों में हुई इसे नजरअंदाज कर जाते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको कठिनाई न हो, बखूबी आप जान लें कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। भाषा के विकास की प्रक्रिया, भाषा की प्रकृति के बारे में हमने जाना है कि भाषा बहता नीर है। जिस तरह नदी इमी बहती चली जाती है, ठीक उसी तरह भाषा में परिवर्तन होता है। जो शुरू की भाषा थी वो आज नहीं है, जो आज है वो आने वाले समय में नहीं रहेगी। एक लंबी विकास प्रक्रिया है, इसलिए इसे बहता नीर इसकी प्रकृति बताई गई है। नदी की भांति, जल की भांति, जल स्रोत की भांति इन्हीं बहता चला जाता है। यानी भाषा में नए नए शब्दों का समावेश होता है, उनकी नई मानकता सिद्ध की जाती है, उसके मानक रूपों पर ध्यान दिया जाता है और उसके प्रयोगों पर बल दिया जाता है, और इस तरह भाषा समृद्ध होती है, आम लोगों तक पहुंच बना लेती है। और आज वैसे विज्ञान के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, इंटरनेट की भाषा का माध्यम, इंटरनेट की भाषा बनना, इंटरनेट का माध्यम बनना हर भाषा के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी हमें इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिंदी भाषा और उसके विकास प्रक्रिया को ठीक से समझने की आवश्यकता है। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा और उसका विकास। साथियों, ये हम जानते हैं कि विश्व में 3000 के आसपास भाषाएं हैं और उन भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है, जिसमें एक भाषा परिवार है जिसका नाम है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ ऐसे मूल बिंदुओं का संकलन किया है जिसके द्वारा आप बखूबी समझ सकें, जान सकें कि आखिर हमारी चर्चा का मुख्य विषय क्या है। और जब भी मौका मिले आप उसे एक झलक देखेंगे, आपका मस्तिष्क तरोताजा हो जाएगा, बखूबी आप समझ लेंगे, दूसरों को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ जैसा कि चर्चा के क्रम में मैं बता रहा हूँ कि विश्व की भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है और उन भाषा परिवारों में एक भाषा परिवार है जिसका नाम है भारोपीय परिवार। और इसी परिवार के अंतर्गत आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं आती हैं। खास तौर से आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं जो हैं आर्यों की भाषाएं हैं। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं हैं दक्षिण भारत की हैं, अनार्यों की हैं।
उसमें खास तौर से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आया करती है। यहाँ मैंने इसके विभाजन को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है और उसके समय को, उसकी अवधि को भी रेखांकित किया है, ताकि वाकई में हिंदी का विकास कैसे हुआ, उसकी विकास यात्रा क्या है, उसकी कैसे कैसे चरण हैं, इन पर सिलसिलेवार चर्चा हो सके। बच्चों, हमारे इस वीडियो में इन विषयों की चर्चा का मूल उद्देश्य है हिंदी की सही जानकारी आप तक पहुंचाना। यदि आप स्कूलिंग में हैं, आप यदि उच्च शिक्षा में हैं, हायर एजुकेशन में हैं, या फिर आप रिसर्च में हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने विषय का चुनाव किया है, ताकि ऐसे बिंदुओं पर यदा कदा आपकी नजर जाती है, बहरहाल यह आवश्यक है कि आप इसकी भी तैयारी कर लें, ताकि यदि इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाएं तो उसका जवाब आप बखूबी दे सकें। जिस भाषा की हम चर्चा करते हैं, जिस भाषा पर तरह तरह की चर्चाएं होती है, उसके प्रयोग की बात की जाती है, उसकी विकास प्रक्रिया को जानना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अन्यथा ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ हम विस्मृत हो रहे हैं, कुछ न कुछ हमसे दूर है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आर्य भाषा परिवार भारोपीय परिवार से ही विकसित होकर आई है, जो उन भाषा परिवारों का एक मुख्य परिवार है। अब यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो आर्य भाषा परिवार भारोपीय परिवार से आई है, वह आर्य भाषा परिवार 3 भागों में विभक्त है। उसे हमने 3 भागों में बांटा है, 3 कालों में बांटा है, क्योंकि इन कालों की अवधि है, समय है और उसके अनुसार भाषाओं का किस तरह क्रमिक विकास हुआ है, इस प्रक्रिया पर बल देने की आवश्यकता है, इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, और इसका समय दिया गया है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व की बात हो रही है बच्चों, बहुत पुरानी बात है। सोचिए कि उन दिनों भाषा का स्वरूप कैसा था और उसे किस रूप में विभाजित किया गया है, उसका नामकरण कैसे किया गया है। यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ आर्य भाषा परिवार के 3 खंड हैं, और इन खंडों में सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी अवधि है, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। जो दूसरा है वह है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, यह है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। थोड़ा देखकर, जानकर, सुनकर ऐसा लगेगा आपको कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, इसे जानने से क्या लाभ, लेकिन साथियों इसे भी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम हिंदी भाषा और उसके विकास प्रक्रिया को जानेंगे तो फिर हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे भी समझने की आवश्यकता है। कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, हमारी विकास प्रक्रिया किन किन चरणों से प्रवाहित होती हुई आगे आई, इसे समझने के लिए हमें अतीत की गहराइयों में झांकना ही पड़ेगा। हमें इन बिंदुओं को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी हमें हिंदी की मौलिक जानकारी रह सकती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% सफल हो सकते हैं। जो तीसरा खंड है वह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, 1000 ईस्वी पूर्व के उपरांत, यानी 1000 ईस्वी पूर्व के उपरांत का जो समय है उसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने सिर्फ ये बताया कि आर्य भाषा परिवार के जो कालखंड हैं उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और उनके ये 3 अलग अलग नाम हैं और उनका यह अवधि है जो आपके सामने है व्हाइट बोर्ड पर, बखूबी आप देख सकते हैं।
समझ सकते हैं। इसके बाद हमारी चर्चा का इससे जो जुड़ा विषय है वह है हिंदी की विकास प्रक्रिया, यानी हिंदी कैसे आगे बढ़ी, यह भी समझने की आवश्यकता है, ये भी जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि संस्कृत का यह रूप अति प्राचीन है, बिल्कुल। इसका समय है बच्चों 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, और यह है उपनिषदों की भाषा, यानी वैदिक संस्कृत में उपनिषद लिखे गए थे, अरण्य लिखे गए थे। ये बहुत ही प्राचीन भाषा है। आज इस भाषा की पुस्तकें शायद ही किसी पुस्तकालय में उपलब्ध हो, नहीं। इसके अनुवादित रूप जरूर है, लेकिन इसका मूल रूप शायद ही देखने को मिले, बड़े दुर्लभ है ये, क्योंकि बड़े ही पुराने रूप हैं, और यदि ये रूप हमारे सामने आए भी तो इन्हें पढ़ना, इन्हें समझना साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि वो रूप आज प्रचलन में नहीं है। और जो भाषा प्रचलन में नहीं होती वाकई लोगों के लिए क्लिष्ट साबित होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है। लेकिन हमें जानना है कि हमारी विकास प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कहां से हम चले और कहां पहुंचे हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो पहला रूप मैंने बताया प्रक्रिया का, पहला जो पड़ाव था वह है वैदिक संस्कृत, जिसका समय था 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, उपनिषदों की भाषा थी। उसके आगे हम चलते हैं तो वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत का पड़ाव आता है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसमें संस्कृत महाकाव्य लिखे गए, जिसमें महर्षि व्यास के लिखे गए, कालिदास ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। ये जितने भी हमारे संस्कृत के मनीषी हैं, विद्वान हैं, इन्होंने अपनी रचनाएं की, अपने ग्रंथ लिखे, अपने महाकाव्य लिखे। जाहिर सी बात है कि लौकिक भाषा का प्रचलन, उसका प्रचार प्रसार काफी हुआ वैदिक संस्कृत की तुलना में। लौकिक संस्कृत ज्यादा चर्चा में रही, उसमें बहुत सारी रचनाएं देखने को मिली, उसमें अनेक विद्वान ने अपनी कलम चलाई और उनकी रचनाएं उपलब्ध हुई। उसके बाद की जो स्थिति है, उसके बाद का जो पड़ाव है, यानी वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत का समय आता है। उसके बाद पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी। सोचिए कि उस समय बौद्ध धर्म की भाषा, त्रिपिटक लिखे गए, बौद्ध धर्म उन दिनों फल फूल रहा था और उनकी भाषा पाली। यानी बौद्ध धर्म के जितने भी महाकाव्य ग्रंथ लिखे गए सब पाली में लिखे गए। जाहिर सी बात है कि उस काल में इस भाषा का प्रचलन, इस भाषा का प्रचार प्रसार निश्चित रूप से रहा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोस्तों, हर काल में जो भाषा प्रचलन में होती है उसमें महाकाव्य लिखे जाते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं, रचनाएं की जाती है। तरह तरह के विद्वान, साहित्यकार, कलाकार अपनी रचनाओं के साथ समाज में अपनी भूमिका अदा करते हैं और लोग उससे लाभान्वित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी विकास प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, लेखन का क्षेत्र विस्तृत होता गया, लोगों ने उसमें ज्यादा दिलचस्पी ली, लोगों ने ज्यादा लिखा और लोगों तक उसकी पहुंच ज्यादा हुई। क्योंकि कोई भी साहित्य, कोई भी रचना जब तक लोगों के पहुंच में नहीं आएगी, लोगों के पठन पाठन का माध्यम नहीं बनेगी, तब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। भाषा के विकास के लिए उसका लोगों तक पहुंचना, जन सामान्य वर्ग में उसका प्रयोग करना जरूरी है। जब तक लोगों की पहुंच नहीं होगी तब तक भाषा का विकास संभव नहीं है। इसलिए भाषा को सरल बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, सहज बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, ताकि आम आदमी बखूबी उस भाषा को लिख सके, समझ सके, पढ़ सके, अपने भावों को व्यक्त कर सके। पाली के बाद जो विकसित रूप है वह है प्राकृत का। प्राकृत का समय है बच्चों 1 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। इसमें जैन ग्रंथ लिखे गए। जैन धर्म की आप जानते हैं बात, बौद्ध धर्म की बात जानते हैं नहीं? जैन धर्म में महावीर की बात आप जानते हैं। तो इन दिनों भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जो प्राकृत में लिखे गए।
और प्राकृत के बाद जो विकसित रूप है वो है अपभ्रंश का, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश को ही औभट्य भी कहते हैं बच्चों, जिसमें रासो महाकाव्य लिखे गए। इसी जमाने में कीर्ति लता और कीर्ति पताका भी लिखी गई, जिसे विद्यापति ने लिखा था बखूबी, आप जानते हैं उसे। और अपभ्रंश के बाद का जो प्राय है हिंदी का है, जिसे हम आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं। तो हमारी हिंदी इतने पड़ावों से होकर गुजरी है, यानी विकास प्रक्रिया के पीछे, हिंदी के पीछे की ये स्थितियां हैं भाषा का। भाषा इस तरह से विकसित होती हुई हिंदी तक पहुंची है। आज हिंदी का ही प्रचलन है हमारे सामने, हिंदी ही ज्यादा प्रचलित है, जिसका तरह तरह का रूप हमारे सामने देखने को मिलता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हिंदी की विकास प्रक्रिया के जो अलग अलग चरण हैं, उनकी अलग अलग अवधि है, और उन कालों में कौन कौन सी रचनाएं की गई, जिसका मैंने यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम विषयों पर नजर डालेंगे गंभीरता से और बखूबी इससे लाभान्वित होंगे, और आपकी यदि कोई परेशानी होगी तो उसका निराकरण जरूर किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बखूबी समझा है। निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और भी नई नई जानकारी मिले। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।